हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम मुग़ल वंश के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य मुग़ल साम्राज्य में शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत से। मुग़ल साम्राज्य की भारत में, ठीक। तो दिल्ली सल्तनत के पश्चात भारत में मुग़ल वंश का शासन आरंभ होता है। भारत में मुग़ल राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी। ठीक, बाबर ने की थी दोस्तों। किसने की थी? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने। मुग़ल राज्य की स्थापना 1526 में, जब पानीपत का युद्ध हुआ उसी के बाद। ठीक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। उसके उत्तराधिकारी हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय में मुग़ल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि, ठीक है, क्या लिखा? उत्तरोत्तर विकास हुआ। ओके, इन सब के समय में उसके साम्राज्य की जो भी गरिमा थी, जो भी साम्राज्य था, शक्ति, समृद्धि जो भी था, सब कुछ बहुत अच्छे से विकसित हुआ। समस्त भारत पर अपनी सत्ता स्थापित कर मुगलों ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया। पूरे भारत में इन्होंने अपना राज्य फैलाया और एक सुदृढ़, कठोर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। मुगल काल आर्थिक समृद्धि, कलात्मक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी विख्यात हो गया। 1707 ईस्वी को मुगल वंश के अंतिम महान सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 ईस्वी को मुगल वंश का अंतिम महान शासक था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। औरंगजेब के मरते ही मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ओके, मुगलों का राज्य व उसका गौरव धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया। इस शासन के आरंभ होते ही मुगलों की शक्ति व प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। मुगलों की शक्ति प्रतिष्ठा नष्ट हो गई तब जब औरंगजेब मर गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वर्चस्व धारण करना शुरू कर दिया, वर्चस्व अपना बढ़ाना शुरू कर दिया भारत पर। मुगल सम्राट का स्थान कंपनी शासन ने ले लिया। मुगल सम्राट का स्थान वो कंपनी के जो जनरल होते थे, गवर्नर जनरल, उन्होंने ले लिया। ठीक, मुगल नाम मात्र के सम्राट बने रहे। 1857 ईस्वी के विरोध के दौरान कंपनी ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था। ठीक, उसके दौरान कंपनी ने गद्दी से हटाकर भारत में मुगल वंश का शासन सदैव के लिए समाप्त कर दिया। अब बहादुर शाह जफर को गद्दी से हटाकर 1857 में अंग्रेजों ने, यानी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से मुगल वंश का पूरी तरह से शासन समाप्त कर दिया। ठीक, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी, उसको हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की भारत में। ठीक, इस वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी कि बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था।
तो ये मुगल वंश का छोटा सा संक्षिप्त सा विवरण था। साम्राज्य का ऐसे ख़त्म हुआ, ऐसे शुरू हुआ। अब हम इसके आगे डिटेल में पढ़ेंगे मुगल वंश को। मुगल वंश में सबसे पहले आता है उसका संस्थापक, जिसका नाम था बाबर। ठीक, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद के बाबर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ पर। चलिए ये जानेंगे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को अफ़गानिस्तान के फरगना के अंदीजन में हुआ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में अफ़गानिस्तान के फरगना के अंदीजन में हुआ। उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। माता का नाम कुतलुग निगार खानम। ठीक, मंगोल वंश की थी ये। ठीक, कुतलुग निगार खानम। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो किस वंश के थे? चगताई तुर्क थे वो। ठीक, ये मंगोल थी मम्मी इनकी, माताश्री, और वो तुर्क थे पिता, उमर शेख मिर्ज़ा, चगताई तुर्क। वंश मुगलिया। ठीक है, तुमीरी वंश। समकालीन कृष्णदेवराय, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय इनके समकालीन थे। ठीक, और क्या था? और इनके समकालीन थे नुसरत शाह, बंगाल के शासक। उपाधियाँ इनको दी गई थी बाबर को। क्या क्या थी बाबर की उपाधि? तैमूरी परंपरा के विरुद्ध प्रथम बार मिर्जा के स्थान पर बादशाह यानी कि बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक, तैमूरी परंपरा के विरुद्ध जाकर इन्होंने मिर्जा के जगह पे बादशाह की उपाधि धारण की। कब धारण की उपाधि? 1507 में, 1507 ईस्वी, काबुल विजय के बाद। ठीक, काबुल विजय के उपरांत धारण किया था बादशाह की उपाधि 1507 में। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। उससे पहले एक और बता देते हैं, जब इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता तो अफ़गानिस्तान के लोगों ने इनको कलंदर की उपाधि दी थी। कलंदर यानी कि दयालु, कलंदर। ठीक, चले। खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। युद्ध शिक्षा उज़्बेकों से। ठीक, तुगलुमा व्यू प्रणाली, उज़्बेकों से इन्होंने तुगलुमा व्यू प्रणाली सीखी। ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग सीखा, ईरानियों से। ठीक, तुर्कों से घुड़सवारी सीखी। मंगोल व अफगान से व्यूहरचना की प्रणाली सीखी। ये थी इनकी युद्ध शिक्षा। मृत्यु। बाबर की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु प्रोफेसर सतीश चंद्रा के अनुसार मृत्यु लाहौर के निकट हुई। प्रोफेसर सतीश चंद्रा के अनुसार बाबर की मृत्यु लाहौर के निकट हुई, लेकिन बाबरनामा के अनुसार स्पष्ट होता है कि बाबर की मृत्यु आगरा में 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। ठीक, बाबर की मृत्यु बाबरनामा के अकॉर्डिंग आगरा में 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। बाबर ने केवल 4 वर्ष तक भारत पर शासन किया। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, गुलबदन बेगम। ठीक, हुमायूं की बहन। ठीक, हुमायूं नामा के अनुसार इब्राहिम लोदी की मां द्वारा जहर दिए जाने के कारण हुई थी।
हुमायूंनामा में जो गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूंनामा, उसके अनुसार इब्राहिम लोदी की जो माता श्री थी माँ, उन्होंने बाबर को जहर दिया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, अगला पॉइंट है इनको दफन कहाँ किया गया। इनको 2 जगह दफनाया गया। ठीक, पहला दफन व मकबरा, आगरा के आराम बाग में इनको पहले दफनाया गया। ठीक है, इसको नूर बाग भी कहा जाता है, दफनाया गया। किंतु इनकी अस्थियों को इच्छानुसार विधवा पत्नी मुबारक यूसुफ जई, उनकी पत्नी क्या कौन थी, मुबारक यूसुफ जई ने शेर शाह के शासनकाल में काबुल के उद्यान में दफनाया। ठीक, बाबर की इच्छा अनुसार, ठीक, उनकी पत्नी कौन थी, मुबारक यूसुफ जई ने आगरा से उनकी अस्थियों को निकलवा कर काबुल में दफनवाया। ठीक, तो इस तरह से इनका मकबरा 2 जगह हो गया। ठीक, पहले आगरा में, फिर काबुल में। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्के बाबर ने कौन कौन से चलाए थे। तो बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। ठीक, बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख नाम का सिक्का और कंधार में बाबरी नाम का सिक्का चलाया था। ठीक, आगे उसके चांदी के सिक्कों पर एक तरफ कमला और चारों खलीफाओं का नाम तथा दूसरी ओर बाबर का नाम व उपाधि अंकित थी। चांदी के सिक्के में पीछे मैंने गलत पढ़ दिया, कलमा। ठीक, एक तरफ कलमा खुदा था, दूसरी तरफ एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं का नाम खुदा था और दूसरी तरफ बाबर की उपाधियाँ, ठीक है, खुदी गई थी, लिखी गई थी उसके सिक्के पर। उसके चांदी के सिक्के का नाम शाहरुख था जो काबुल में चलाया गया था, और बाबरी नाम का सिक्का था जो कंधार में चला गया था। अब आता है नंबर आत्मकथा का। बाबर की आत्मकथा। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी की रचना की थी। तुर्की भाषा में बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा की रचना की थी। ठीक, जिसका नाम था तुझके बाबरी। इसे बाबरनामा भी कहा जाता है। ठीक है, वाक़ियाते बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम बाबर के समय में इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, पायंदा खान ने। ठीक, पायंदा खान ने सर्वप्रथम बाबरनामा यानी कि तुझके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसके तुरंत बाद 1590 में, ठीक है, अब्दुल रहीम खान ने इसका फारसी में अनुवाद किया फिर से। ओके, बाबरनामा का फारसी भाषा से अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम लीडन, फारसी से अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम लीडन, ठीक है, आर्सेनिक एवं एल्किंग ने 1826 में किया। ओके, चलिए आखिरी पॉइंट है, इसमें कहा गया कि मिजेस बेवरिज ने सर्वप्रथम मूल तुर्की भाषा से इसका अंग्रेजी में अनुवाद मेमोयर्स ऑफ बाबर नाम से 1905 ईस्वी में किया। ठीक, बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह
दीवान का संकलन करवाया। बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन करवाया। उसने मुबय्यान नामक एक पद्य शैली का विकास करवाया। बाबर ने मुबय्यान नामक पद्य शैली का भी विकास करवाया था। ठीक। बाबर ने रिसाले उसज की रचना की, जिसे खते बाबरी भी कहा जाता है। रिसाले उसज को क्या कहा जाता है? खते बाबरी। रिसाले उसज को खते बाबरी कहा जाता है, जिसकी रचना बाबर ने खुद की। ठीक। ये था बाबर के बारे में डिटेल से जानकारी। ठीक, ये थी। अब जान लेते हैं उसका भारत में आने के बाद क्या हुआ। अब भारत में आ गया बाबर। ठीक। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। सबसे पहले उसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसके बाद भारत में मुगलों का शासन स्थापित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक। पानीपत इस समय जो है वो हरियाणा में है। सेनापति इस युद्ध में बाबर के जो सेनापति थे वो अब्दुल अजीज और मुहिब अली थे। अब्दुल अजीज और मुहिब अली बाबर के सेनापति थे। तोपखाना प्रमुख उस्ताद अली कुली थे। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने इस युद्ध में यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धत व तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग किया। ठीक। तुगलमा युद्ध पद्धत और तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग किया। तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धत क्या थी? 2 गाड़ियों के बीच में तोप रखना, उसको उस्मानी पद्धत कहते थे। ठीक। उस्मानी पद्धत का प्रयोग किया। युद्ध जीतने के बाद बाबर सरदारों को उचित पुरस्कार दिए और हुमायूं ने क्या किया? चलिए आगे होगा। हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर हीरा दिया। ठीक। बाबर ने सबको उचित पुरस्कार दिए और उनके बेटे बाबर के बेटे हुमायूं ने उनको कोहिनूर हीरा दिया। कोहिनूर हीरा को वो ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य के परिवार से लेकर आया था, परिजनों से लेकर आया था, जो दिवंगत थे यानी कि मर चुके थे विक्रमादित्य, उनके परिजनों से प्राप्त किया था। भारत विजय के उपरांत प्रत्येक काबुल निवासी को एक चांदी के सिक्के उपहार में दिए। बाबर ने भारत विजय यानी कि इब्राहिम लोदी को हराने के बाद उसने पूरे काबुल में हर एक घर में एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया। ठीक। बाबर की इस उदारता के लिए उसे कलंदर कहकर पुकारा गया। तो काबुल के लोगों ने बाबर की इस उदारता के लिए उसको कलंदर की उपाधि दी। ठीक। पानीपत के प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक थे। गुरु नानक पानीपत युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। ठीक। दूसरा युद्ध आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में लड़ा गया। ठीक। यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में था। राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे। ठीक। इसके पीछे कहानी थी मेदिनी राय की। ठीक। मेदिनी राय की राणा सांगा ने सहायता की थी, इसलिए बाबर ने उस पर आक्रमण किया, राणा सांगा पर।
खानवा फतेहपुर सीकरी से 10 मील दूरी पर था, जहां बाबर ने राणा सांगा मेवाड़ के शासक को हराया। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, क्योंकि ये एक राजपूत राजा थे, इसलिए इनको हराने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। गाजी का अर्थ है राजपूतों का नष्ट करने वाला या राजपूतों का सिर काटने वाला। ठीक, उपाधि धारण की। चलो आगे बढ़ें। अगला युद्ध उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा। अब देखो इसमें मेदिनी राय आएगा। ठीक, मेदिनी राय के ऊपर मैंने एक विशेष रूप से वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें मेदिनी राय के बारे में सब कुछ है। ठीक, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 5 या 6 मई 1528 को लड़ा गया। ठीक, इसमें बाबर ने मेदिनी राय खंगार, उसका पूरा नाम था मेदिनी राय खंगार, एक राजपूत शासक था। मेदिनी राय खंगार को 29 जनवरी 1528 को पराजित किया। मेदिनी राय की दो पुत्रियां थी, जिसको बाबर ने अपने 2 पुत्रों हुमायूं और कामरान को सौंप दिया। ठीक, युद्ध जीतने के बाद उसकी पुत्रियों का अपहरण कर लिया और अपने दोनों पुत्रों को बांट दिया, एक दे दिया हुमायूं को, एक दे दिया कामरान को। ठीक, अब उसके जीवन का आखिरी युद्ध था ये घाघरा का युद्ध। ये एक ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था, और ये मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध है जो जल और थल दोनों स्थानों पर लड़ा गया। ठीक, कौन सा युद्ध? घाघरा युद्ध। घाघरा का युद्ध, ये घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा घाघरा का युद्ध। ठीक, चलो देखो, कह रहा इस युद्ध में, यानी कि घाघरा के युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट, बिहार में है घाघरा नदी, उसके तट पर अफगानों को पराजित किया। अफगानों को बाबर ने पराजित किया। यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, यह बाबर का अंतिम युद्ध था, तथा मध्यकालीन इतिहास में घाघरा का युद्ध प्रथम था जो जल और थल दोनों स्थलों पर लड़ा गया। यह मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था जो जल और थल दोनों स्थानों पर लड़ा गया। वो कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध। ठीक, आगे आगरा में ज्यामिति विधि पर नूरे अफगान नामक बाग लगवाया, जिसे ये बाबर ने करवाया था। कहाँ पे? आगरा में बाबर ने एक नूरे अफगान नामक बाग लगवाया, जिसे अब आराम बाग के नाम से जाना जाता है। ठीक, और बाबर ने सड़क मापने के लिए गजे बाबरी की स्थापना की, एक पैमाना स्थापित किया था। ठीक है, सड़क वड़क नापने के लिए, लंबाई नापने के लिए गजे बाबरी। ठीक, आगे अकबर ने बाबर का मकबरा आगरा से काबुल स्थानांतरित करवाया था। अगला पॉइंट है, बाबर ने खानवा युद्ध के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब है काफिरों के विरुद्ध युद्ध। ठीक, काफिर यानी कि जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है। ठीक, की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध के बाद। इसमें मृतक शत्रुओं यानी राजपूतों के मुंडकों के ढेर लगाकर मंगोली परंपरा से खुशी व्यक्त की। इसमें राजपूतों के जो राजपूत सैनिक थे उनके जो सिर कटे हुए थे उनका ढेर लगाकर ये मंगोली परंपरा के अकॉर्डिंग उसने खुशी जश्न मनाया था। ठीक, बाबर ने खानवा युद्ध के बाद। ठीक, आखिरी पॉइंट है बाबर का, क्या कि बाबर के अलावा जहांगीर तथा बहादुर शाह जफर, बाबर के अलावा जहांगीर और बहादुर शाह जफर ऐसे मुगल शासक हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर थे।
ऐसे 3 मुग़ल शासक हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं प्रेजेंट टाइम में। कौन कौन से? बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह। ठीक, तो आज ये बाबर की कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में हुमायूं के साथ। ठीक, चलिए, थैंक यू।